अच्छा, 2017 में जब आपको प्रत्याशी बनाया गया तो क्या आपको विश्वास था कि इंद्रजीत क्योंकि लगातार 1996 से जीत हासिल कर रहे थे, एक गढ़ बन चुका था, लोगों के दिमाग में एक भ्रम हो चुका था कि इंद्रजीत सरोज को हराना आसान नहीं है। आपको जब टिकट मिला तो आपके मन में क्या विचार कि बलि का बकरा बनाया गया या आप इस किले को भेद देंगे? कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं और 2022 के चुनाव में तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ा। इंटरनल जो सर्वे है या लोगों से जब बातचीत की जाती है, जो निकलकर सामने आता है कि पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ, पार्टी के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया। अब आप बताएं कि सच्चाई क्या है। अभी हाल ही में यूजीसी का मुद्दा आया, ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है कानून पर रोक लगा दी। तो ब्राह्मणों की जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा? और क्या आप लोग जब कमर कस के जाएंगे चुनाव में लोगों के पास तो उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह से आप लोग मनाएंगे? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की मंझनपुर विधानसभा सीट जो कि सुरक्षित है, देश जब आजाद हुआ और लोकतंत्र लागू हुआ भारत में, तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का इस पर वर्चस्व रहा। 1996 के बाद कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे इंद्रजीत सरोज ने इस सीट को एक अभेद किले के रूप में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान समय में इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन 2017 में पहली बार यहां इस विधानसभा सीट पर कमल खिला और कमल को खिलाने वाले जो विधायक बने उनका नाम है लाल बहादुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से मंझनपुर से पूर्व विधायक लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत करते हैं, आपके बचपन से शिक्षा कैसे? गांव में ही रह करके, चूंकि माता जी थी, पिताजी बॉम्बे में हॉस्पिटल में वार्ड बॉय थे, वहां वो रह रहे थे, या हम परिवार के साथ गांव में रह रहे थे और गांव में पढ़े प्राइमरी स्कूल में, फिर प्राइमरी स्कूल से पढ़ कर कौशाम्बी अपने हाई स्कूल कॉलेज था, तो वहां कौशाम्बी से हाई स्कूल किए। उसके बाद फिर इंटर दिलीप सिंह इंटर कॉलेज बाकरगंज से किए। तो इस तरह से फिर हमने जो है वंश मेहता से बीए में एडमिशन किया। उसके बाद मन में इच्छा हुई फौज में जाने की, कि फौज की नौकरी मतलब एक स्वाभिमान की नौकरी है और फौज की नौकरी किया जाए, तो उसी को लेकर फिर हमने तैयारी शुरू किया और प्रयास किया और प्रयास सफल हुआ। कब, किस सन में फौज में आप भर्ती हुए? 89 फरवरी 89 में हमने फौज में भर्ती हुए। फौज में भर्ती होकर के फिर वहाँ ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ और किया जाए। उसी दौरान जो है फिर मन में आया कि कुछ और किया जाए, तो फिर बोर्ड पेंशन लेके हम वहां से फिर आए। जैसे फौज और राजनीति ये एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि जो फौजी होते हैं बेहद ही ईमानदार होते हैं और सीधे साधे होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, लेकिन राजनीति में ईमानदारी, डिसिप्लिन ये सब किताबी बातें हैं। तो इस तरफ आना कैसे हुआ आपका? उस दौरान जब मैं फौज से आने के बाद मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा कोई बढ़िया सर्विस करना है। मैं फिर पीसीएस की तैयारी कर रहा था यही प्रयागराज इलाहाबाद में रह के। तो मैं चूंकि इलाहाबाद कौशाम्बी इकट्ठा था, कौशाम्बी अलग नहीं था, हम तैयारी कर रहे थे। तैयारी के ही दौरान मेरे पास एक फौज की बुलेट थी, एक्शन वाली, तो उसी से मैं अप डाउन करता था प्रयागराज से घर, और यहाँ तैयारी कर रहे थे।
तो जब ये पंचायती राज का चुनाव आया 94 में, जी, जब चुनाव आया तो उस दौरान फिर ये हुआ कि भाई ब्लॉक प्रमुख की सीट सुरक्षित हुई सरसवा से। अच्छा, मंझनपुर जो विधानसभा है, यहाँ पर इंद्रजीत का उदय भी, क्योंकि 96 में पहली बार वो विधायक बने हैं मंझनपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से, तो वर्चस्व इनका शुरुआत हो चुकी थी उस समय, जबकि आप बात कर रहे हैं 1994 उस समय वर्चस्व इनका शुरू था, वही मंझनपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे। तो इनके एक बड़े भाई थे राम दुलारे, वही ब्लॉक प्रमुख में खड़े थे और उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा दबंग थे, क्रिमिनल थे, हिस्ट्री सीटर थे वहां के, तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो ये चुनौती थी। तो लोगों ने जब कहा कि भाई ये ब्लॉक को लूट लेंगे, इनका जो है हिस्ट्री सीटर आदमी है, तो हम कहे यार चलो ठीक है, अच्छा फिर लड़ते हैं। तो हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जब लड़ने लगे तो विषम परिस्थितियां थी और क्षेत्र में इनकी दबंगई थी। क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर, दबाव? हाँ, बड़ा दबाव आया बैठने के लिए कि मैं जो है मतलब मर्डर कर देता हूँ रोटी पे, और समझा दीजिए बैठ जाए, और नहीं कैसे ब्लॉक चलाएगा, मैं बंदूकों का ठेक लगा दूंगा। तमाम तरह के दबाव आए हम पे, लेकिन हम कहा देखो फौजी पैर बढ़ा देता है आगे तो पीछे नहीं करता, वो तो समय बताएगा। फिर हम संघर्ष किए, ब्लॉक प्रमुख को चुनाव लड़ना शुरू किए, और जब चुनाव लड़ने लगे तो बसपा की सरकार थी, 4 बार पोस्टपोन कराया गया चुनाव। 95 जुलाई से शुरू हुआ और जाके जनवरी 96 में चुनाव हुआ। मतलब कई बार हताशा आई कि अरे ये क्या हो रहा है, राजनीति मतलब इस तरह होती है क्या, मन में आया कि हम कहाँ राजनीति में फंस गए, ये तो बार बार पोस्टपोन सरकार के दबाव में हो रहा है। उस समय चूंकि बसपा की सरकार थी और इंजीत सरोज तो एक कद्दावर एक तरह से नेता बन चुके थे वहां, आर.के. चौधरी के पीआरओ थे ये उस समय। चूंकि आर.के. चौधरी इन्हीं के सीट से लड़के फिर मंत्री थे, विधायक बने, तो फिर जाके जनवरी 96 में चुनाव हुआ। तो हम जब जीते तो क्षेत्र में एक मतलब खुशी की लहर दौड़ी कि चलिए कोई फौजी जीता है, ब्लॉक अच्छे ढंग से चलेगा। फिर उसके बाद फिर ये इंजीत सरोज मार्च 96 में विधायक हो गए, और जब ये विधायक हुए तो फिर ये दबाव डाल के हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए। हाँ, प्रस्ताव लाया अविश्वास का दबाव में। जब दबाव में आया तो फिर हम कहे अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ कार्यकाल को और अभी ये शुरू हो गया, ज्यादा डेवलप को कुछ आया भी नहीं धनराशि। अब फिर भी हमने अपने प्रयास से काफी कुछ क्षेत्र में अपने बीडीसी मेंबरों को हैंडपंप वगैरह, अपने राज्यसभा सांसद थे चुन्नीलाल चौधरी जी, उनके द्वारा कह करके क्षेत्र में काफी काम किए। और जब हम प्रयास किए अविश्वास के लिए लोगों से मिलना, तो लोगों ने कहा कि प्रमुख जी आपके खिलाफ तो हम अविश्वास नहीं ला रहे। तो फिर ये हुआ कि ये कैसे हुआ, तो कहे ये फर्जी है। अच्छा, वो फर्जी था भी, हस्ताक्षर फर्जी बना के अविश्वास की डेट ले ली गई थी। जब लोगों से हम मिले तो लोग सहर्ष हमारे साथ चलने को स्वीकार किए कि हम आपके साथ हैं। तो इनका प्रयास असफल हुआ एकदम। 59 वोटर्स थे उस समय बीडीसी मेंबर, 55 बीडीसी मेंबर हमारे साथ थे खुले तौर से। अविश्वास में ये लोग कोई आए ही नहीं, जो 4 शेष बचे थे जो लाए थे विश्वास, वो लोग दिखे ही नहीं। अच्छा, बड़ी बात है क्योंकि बसपा की सरकार थी और बसपा के कद्दावर नेता बन चुके थे। उस समय अविश्वास प्रस्ताव इनका जो लाया हुआ था वो फेल हुआ। मतलब फेल हुआ, वहां पूरा क्षेत्र इकट्ठा था ब्लॉक में, वहां नारेबाजी भी हुई, हमारे प्रति लोगों ने उत्साह जाहिर किया कि अगला विधायक लाल बहादुर जिंदाबाद। और 59 में 55 बीडीसी हमारे साथ थे, कोई आया नहीं। अधिकारी भी कहे कि ये कैसा विश्वास है, आपके खिलाफ तो कोई है ही नहीं बोलने वाला, हमके कोई ऐसा कार्य ही हम नहीं किए कि हमारे खिलाफ लोग कोई बोले। अच्छा, 1995 से आपने राजनीति में शुरुआत की, ब्लॉक प्रमुख बने, और 2017 में आपको मंझनपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से टिकट मिला। तो बीच में इतना गैप कैसे? नहीं, 96 जब चुनाव, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कलराज मिश्र जी थे, उनसे जब प्रमुख हम थे, जब विधानसभा का चुनाव आया 2001 में, तो हमने एप्लीकेशन डाला टिकट के लिए। तो उन्होंने लेटर भेजा अपना कि ऐसा है
प्रमुख जी आपको अभी पार्टी की मदद करना है, इस बार आपके लिए डिसाइड नहीं किया गया। तो फिर हम कहे ठीक है, हम पार्टी के साथ जो है लग गए। चूंकि उस समय हम अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी, प्रथम जिला अध्यक्ष बन गए थे हम कौशाम्बी से। 97 में जब कौशाम्बी का गठन हुआ तो प्रथम जिला अध्यक्ष बने। चूंकि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश था, उस निर्देश पे हम पार्टी के लिए प्रयास किए। फिर चूंकि फिर हमारा विधायक नहीं बन पाए, वहां से यही जीते, बसपा से चूंकि ये थे और यही जीते। अच्छा, 2017 में जब आपको प्रत्याशी बनाया गया तो क्या आपको विश्वास था कि इंद्रजीत, क्योंकि लगातार 1996 से जीत हासिल कर रहे थे, एक गढ़ बन चुका था, लोगों के दिमाग में एक भ्रम हो चुका था कि इंद्रजीत सरोज को हराना आसान नहीं है। आपको जब टिकट मिला तो आपके मन में क्या विचार कि बलि का बकरा बनाया गया या आप इस किले को भेद देंगे? नहीं, बलि का बकरा नहीं बनाया गया। पार्टी से हम टिकट की मांग किए। भाई पार्टी को ये समझ में आया, चूंकि इनके बड़े भाई को ब्लॉक प्रमुख में हम हराए थे और उस दौरान भी हमारे लोकप्रियता जो क्षेत्र में काम किए थे, लोगों की सद्भावना हमारे साथ जुड़ी थी। तो जब हम टिकट के लिए 17 में प्रयास किए और हमें यह था कि टिकट मिल जाएगा हमें भाजपा से तो हम हरा देंगे, क्योंकि हम पहले भी चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि टिकट अगर पार्टी हमें देती है, हम पे विश्वास जताती है, तो निश्चित है हम इनको हरा देंगे। भले ये अपने आप को स्वयंभू बटवृक्ष मान रहे हैं, लेकिन टिकट देती है तो जरूर हरा देंगे। और फिर पार्टी विश्वास जताया हम पे, प्रदेश और केंद्रीय संगठन ने हम पे भरोसा दिलाया और हम बिंदास होकर चुनाव लड़े। हमें पूरा विश्वास था कि जनता हमारा साथ देगी और इस किलो को हम इनके भेद देंगे, और वास्तव में वही हुआ। और कहे भी चुनाव के दौरान हम कहे इनके पहले इनके बड़े भाई को हरा, इस बार छोटे भाई का नंबर है, और पटक नहीं दिए, जनता ने हमारा साथ दिया। आपने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये तो भाई पार्टी संगठन ने हमारे पर विश्वास जताया और क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जनता हमारा देख चुकी थी। 5 साल हम कर्मठता से जब ब्लॉक प्रमुख हुए और उसके बाद भी हम जनता के साथ जुड़े रहे। आप जान ही रहे कि फौजी का स्वभाव कैसा होता, जो हम कहते थे वही करते थे। 2017 में लगभग 4100 वोटों से आपने जीत हासिल की थी, लगभग नहीं 5,000 से अबव था। अच्छा चलिए 5,000 मान लेते हैं। और 2022 में लगभग 21,000 वोटों से आप हारे। तो हार और जीत में बहुत कम अंतर था, हार में ज्यादा अंतर। जब 22 में फिर से हमें पार्टी संगठन ने टिकट दिया तो क्षेत्र में न प्रदेश में जनता के बीच भी बहुत उत्साह था कि मतलब लाल बहादुर को फिर से टिकट मिला और हम लोग फिर से विधायक बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां आ गई ऊहापोह की लोगों में ये हुआ कि बस सपा की सरकार बनने जा रही। तब तक ये बसपा को छोड़ करके इंद्रजीत सरोज सपा में आ चुके थे। 22 में ये सपा से टिकट पाए, सपा से लड़ रहे थे। हमें यह था कि इस बार हम 20-25 हजार वोटों से इनको हरा देंगे। कारण क्या हो गया कि हमारे यहाँ महिला के अवनीश द्विवेदी जी, जो लल्ली महाराज महिला के रहने वाले हैं, उनको भी टिकट अपना दल से मिल गया। भाजपा और अपना दल का गठबंधन था और वो मानिकपुर से उन्हें टिकट मिल गया और वो एक ही डेट में दोनों लोगों का चुनाव था। तो हमारे क्षेत्र के काफी लोग कौशाम्बी, सरसों, मंझनपुर के ज्यादा संख्या में लोग मानिकपुर चले गए। जो ब्राह्मण लोग थे काफी, उनके नाते रिश्तेदार कार्यकर्ता भी उधर चले गए। तो उनके उधर जाने से हमारा वोट निकालने वाले भी फंस गए और वोट देने वाले भी फंस गए। एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि जो टीचर लोग हैं ये पेंशन को लेके थोड़ा सा नाराज थे। इनमें अखिलेश जी झूठा लुभावना उनको सपना दिखा दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन चालू कर देंगे, क्योंकि भाई संभव नहीं था। क्योंकि मुलायम सिंह के ही समय में ये पेंशन
पुरानी हटी थी। भाई जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने प्रदेश में कहा कि भाई आप कैसी पेंशन चाह रहे हैं, तो ये नई पेंशन की स्वीकृति दे दिए। तो ये कारण थे पेंशन के लिए। तो ये चूंकि भाई ये जनता टीचरों को झूठा आश्वासन दिए कि हमारी सरकार बनेगी, उसी को लेकर के अध्यापकों ने थोड़ा सा सपा का सपोर्ट किया इंटरनल, चूंकि ड्यूटी में सब वही थे, वो वोट भी अपनी उनके उसमें डाले प्रलोभन में, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी भी हुई बूथों पे। 2017 और 2022 के आपके कार्यकाल में जो सर्वे मेरा कह रहा है, जो लोगों से बातचीत में हमने जाना है, जनता से आपकी दूरी बनी? नहीं, हमारी दूरी बिल्कुल नहीं बनी। जब हम विधायक थे, विधायक के दौरान भी हम जैसे लखनऊ में हैं, सदन चल रहा है, तब हम लखनऊ रहते थे। नहीं, अगर हम क्षेत्र में हैं तो डेली क्षेत्र में ही भ्रमण करना। यही कारण था 17 से 22 के बीच में जिस तरह से हमने काम किया। 17-22 वाले चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा हमें 7,000 वोट अधिक मिला। पिछली बार 92,000 कुछ मिला, और लगभग 1 लाख वोट हमें मिला। 22 वाले चुनाव में हमारा वोट बैंक बढ़ा है, ना कि घटा। ये जो कुछ गलत तरीके से वोट इधर उधर हो गया, हमारा जो वोट कम हुआ वो अध्यापकों की वजह से, और कुछ अफवाहें जो फैल गई कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही, समाजवादी सरकार बनने जा रही, कुछ लोग भ्रमित हो गए। क्योंकि इंजीत सरोज का पहले का जो कार्यकाल था अच्छा नहीं था जनता के साथ। वो सदैव भेदभाव वाली और बदले की भावना से वो राजनीति करते रहे। तो लोग थोड़ा सा डरे सहमे कि यार ये मंत्री बन जाएंगे, सपा की सरकार बन जाएगी, तो इसलिए लोग भ्रम बस जो है कुछ छोटे इधर उधर हुई हैं। और नहीं, हमारा क्षेत्र में भ्रमण दूरी संभव ही नहीं था। बराबर हम 22 के बाद भी जिस तरह से 17 से 22 क्षेत्र में टहलते रहे, उसी तरह से आज तक हम वही काम कर रहे हैं। अच्छा, कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं, और 2022 के चुनाव में तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ा। इंटरनल जो सर्वे है या लोगों से जब बातचीत की जाती है, जो निकलकर सामने आता है कि पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ, पार्टी के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया। अब आप बताएं कि सच्चाई क्या है? लोग जो है कुछ बात आप सही कह रहे हैं, कुछ भीतरघात हुआ है, ये भी एक कारण रहा। डिप्टी सीएम एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम का पद केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, उसके बाद भी अपनी गृह जनपद और गृह नगर की विधानसभा सीट से हार का सामना, ये बड़ी बात है। कुछ लोग भाई टिकट जब लोगों के कटता है तो कुछ नाराजगी भी होती है। कुछ लोगों में नाराजगी हुई, कुछ लोग वर्चस्व की राजनीति में भीतरघात भी। कौशाम्बी में राजनीति में अगर भाजपा में देखा जाए तो वट वृक्ष है केशव प्रसाद मौर्य, और वट वृक्ष के नीचे ही जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कौशाम्बी से हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए निकल रहे हैं। तो यदि उनको अगर वट वृक्ष ही कट जाएगा तो बचेगा क्या? वही तो लोगों की सोच गलत हो गई। लोगों ने जिस तरह से, जैसे कौशाम्बी का विकास, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंजीत सरोज 4 बार विधायक थे, लगातार विधायक थे, लेकिन जो योगी जी और केशव भाई साहब के, जो डिप्टी सीएम हमारे केशव भाई साहब थे, जिनको कौशाम्बी का लाल कहा जाता है, योगी जी और केशव भाई साहब ने जिस तरह से कौशाम्बी के लिए बहुत कुछ किया, वो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। हमें केवल 3 साल का कार्यकाल मिला, 2 साल कोरोना में चला गया। फिर भी आप लोग देखिए कि रोडों का चौड़ीकरण, जमुना नदी में पुल, गंगा नदी में पुल, रेलवे पे पुल, आज जो विकास दिख रहा है कौशाम्बी का, भाई हम लोगों ने, जो भी हम तीनों विधायक रहे, और माननीय डिप्टी सीएम केशव जी और योगी जी, क्योंकि जब भी योगी जी को भी बुलाया या कौशाम्बी आए, केशव भाई साहब क्षेत्र के विकास के लिए बराबर काम किए, और हम तीनों विधायक भी निरंतर लग करके क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षरत रहे, और आज जो विकास दिख रहा। नहीं, एक बात तो हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से, कि महंगाई पे चाहे सरकार काबू पाए चाहे ना पाए, बेरोजगारी
हटा पाई कि नहीं हटा पाई, क्योंकि तमाम सवाल हैं। लेकिन सड़कों का जाल पूरे भारत में मोदी सरकार आने के बाद जो है बिछा है। सड़क बेहतरीन हुई है, हम सहमत हैं। 2027 बस करीब है विधानसभा का चुनाव, और आपकी विधानसभा सीट से, आपकी ही पार्टी से आपको लेकर 4 कैंडिडेट हैं, टिकट के दावेदार, जिसमें से एक जो है शायद उनका कद लोगों की नज़र में आपसे ज़्यादा बड़ा है, टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पार्टी किस पर भरोसा करेगी? देखिए, आप चाहे 17 को ले लीजिए, उस समय भी 15-20 दावेदार थे, 22 में भी 15-20 दावेदार थे, इस बार अभी 4 नहीं, अभी 15-20 दावेदार निकलेंगे। लेकिन हमें दावेदारों की चिंता नहीं, वो तो भाई उनका काम है टिकट मांगना। लेकिन पार्टी किस पे भरोसा करती है? चूंकि हम क्षेत्र में बराबर काम किए हैं और बराबर काम निष्पक्षता के साथ करते आए हैं, आज तक कहीं भी किसी तरह की कोई न जनता में शिकायत है, न भाई किसी अधिकारी में, न कार्यकर्ता तो में। किसी अगर मान लीजिए कि जैसे आपको मिल गया या किसी अन्य को मिलता है, तो लोगों में नाराजगी होती है और भीतरघात का कारण बनता है। अब वो लोग देखिए सबक सीख चुके हैं, जो उनसे गलतियां हुई 22 के चुनाव में, जो भूल बस किसी के दबाव में या भ्रम बस या प्रलोभन में गलती किए हैं, अब वो खुद एहसास कर रहे हैं कि बहुत चूक हुई। क्योंकि हमारा क्षेत्र 5 साल पीछे चला गया, जिस तरह से हमारी सरकार थी और आगे भी सरकार हमारी रहेगी, और विकास जिस फ्लो में होना चाहिए वो विकास रुक गया। अगर हम फिर विधायक जनता ने बनाया होता, जनता ने हालांकि वोट हमको दिया, कहीं न कहीं कुछ तंत्र से गड़बड़ियां हुई जिस वजह से हम हारे चुनाव, बाकी जनता ने हमें बढ़ चढ़ के वोट दिया। अभी हाल ही में यूजीसी का मुद्दा आया, ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है कानून पर रोक लगा दी। तो ब्राह्मणों की जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा? और क्या आप लोग जब कमर कस के जाएंगे चुनाव में लोगों के पास, तो उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह से आप लोग मनाएंगे? देखिए, जो यूजीसी का मामला जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको लेकर के ब्राह्मणों में नाराजगी की बात आ रही है, देखिए भाजपा के साथ ब्राह्मण पहले भी जुड़ा था, क्योंकि भाई ये सब लोग सनातनी हैं और आज भी जुड़ा है। लेकिन आक्रोश कहीं न कहीं आक्रोश व्यक्त करता है। लेकिन जब दूरगामी परिणाम, भाई क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, जब दूरगामी परिणाम को देखते हैं तो सबसे बेहतर पार्टी भाजपा है, जो आज देश की स्थिति पूरे जगत में, पूरे विश्व में आज हुई है। देश का नाम हुआ है भाजपा की वजह से, मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। आज और पार्टी भाई वो नहीं दे सकती है, क्योंकि भाई राष्ट्र अगर गौरवान्वित होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तो भाई उनका भी सर गर्व से ऊंचा होगा। तो ऐसा वो कभी नहीं करेंगे, भाजपा के अगेंस्ट कभी। अच्छा, 27 में कमर कस ली है आपने? कमर शुरू से ही हम कसे हैं, वो हमारी तो तैयारी चल रही है। तो जनता के बीच में जा रहे हैं? हमें जनता के बीच बराबर जाते रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं और बराबर जाते रहेंगे। जब जनता, भाई हमने पगड़ी बांध लिया है जनता की सेवा करने का, तो जनता की सेवा हम निरंतर करते चले आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे इस समय कौशाम्बी राजनीति में टॉप पर है, डिप्टी सीएम है कौशाम्बी से, तो कौशाम्बी के लोगों के लिए 5 साल का कार्यकाल, ये 10 साल का कार्यकाल बीत रहा है, रोजगार के लिए क्या कुछ ऐसी योजना डिप्टी सीएम के पास है कि जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े, मुंबई न जाना पड़े, पंजाब न जाना पड़े? नहीं, उसके लिए जैसे हमारा कौशाम्बी कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमने उनसे भी कहा, और हमारे डिप्टी सीएम केशव भाई साहब हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे भी हमने कहा था कि यहाँ एक फ्रूट प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे केला है, अमरूद है, बैर है, हर तरह के फल पाए जाते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी इकाई जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। हालांकि योगी जी ने हमसे पूछा था कि यहाँ ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे, तो हम कहे नहीं, आराम से 100, 150, 200 बीघा जो ज़रूरत है
वो मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पे विचार किया जाएगा। तो एक तो ये प्लांट है। दूसरा, हमारे यहाँ एक अलवारा झील है जहाँ साइबेरियन पक्षी विदेशों से हर वर्ष आते हैं। उसके लिए भी हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था, उस पे कुछ बजट भी आ गया, कुछ काम हुआ है, काम हुआ। आने वाले समय में हम उस पे एक बड़ा पर्यटक के रूप में स्थापित करवाएंगे। और पर्यटन को अगर अलवारा झील का सौंदर्यीकरण किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। हम अलवारा झील को पर्यटन के रूप में, हमारे यहाँ रत्नावली धाम है जो तुलसीदास जी के पत्नी के नाम से रत्नावली धाम है, उसका भी हम विकास कराएंगे पर्यटन के रूप में। और कौशाम्बी जो बौद्ध सर्किट से जुड़ गया और प्रभासगिरी हमारे क्षेत्र में ही है, क्योंकि आज वो 4 लाइन से जुड़ गया और वहाँ पे बौद्ध थीम पार्क भी बनने जा रहा है। काफी जमीनें एक्वायर हो चुकी है। तो और ढेर सारी मन में है कि एक अलग तहसील के रूप में जनता एक बार फिर से मौका दे। और कौशाम्बी को पिछले जो 3 साल में हमने किया, इस बार कौशाम्बी मतलब दिखेगा कि भले ही आप विधायक ना हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सरकार आपकी है, एक कद्दावर नेता कौशाम्बी से हैं, तो कौशाम्बी के लोगों के लिए कम से कम रोजगार की कुछ योजनाएं यहाँ पर जरूर सोचना चाहिए। नहीं, मन में है और प्रयास भी ये हो रहा है, क्योंकि इस साल ये 5 साल कार्य चला गया और नहीं तो इस 5 साल में ही बहुत कुछ कौशाम्बी में दिखता और लोगों को रोजगार मिलता। जो प्रवासी के रूप में बाहर जाते हैं उनको बाहर न जाए। सत्ता से दूर होना कौशाम्बी के लिए कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी छोटी सी बातचीत पूर्व विधायक लाल बहादुर जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।